Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good morning, sir. Good evening, Rupesh sir. So Rupesh Good sir is evening. there. Ayan is there, and Radha ma'am is joining. Good. That's it. Yeah. Good evening, sir. Good evening, all of you. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening to speaker. We will wait for 2-3 minutes and then we will start. Okay, sir. तो क्लास कब से स्टार्ट करना है सर पढ़ाना? At least 4-5 लोग तो हो जाएं. As of now, we have only 2. I am ready and you are ready. That's it. पता नहीं ऑनलाइन टीचिंग जल्दी लोग तैयार होते नहीं है. तो हमसे पढ़ने के लिए एक इंसान तैयार है जो मतलब वो कंटिन्यूअस पढ़ेगा. तो आप एक काम करो. If you are okay, you can start your class with that boy. आप अपना क्लास शुरू कर लीजिए. तो क्या हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी. मेरा क्लास चल ही रहा है ऑलरेडी. माय क्लास इज गोइंग ऑन. यू आल्सो स्टार्ट योर क्लास, राइट? जैसे ही कुछ 4-5 लोग इकट्ठे हो जाएं, देन आई विल शोकेस. अभी सिर्फ 2 लोगों में मजा नहीं आएगा. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. So I will request others also, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, कि please think about taking an online class. At least one class in a week also is okay. ठीक है? अपने बच्चों को पढ़ाना is okay and open to all, open to everyone. It's a challenge. सर वही मुझे पूछना था कि उसमें क्या करके देना था जो मतलब कि ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट कर सकती हूँ. कुछ नहीं करके देना था. अगर आप देखेंगे मेरे पोस्ट में, तो जहां जहां पर जो मेरा डिटेल्स लिखा हुआ है, उसकी जगह आपका क्या डिटेल आएगा, दैट यू हैव टू मेंशन. आप क्या पढ़ाएंगे, किस क्लास को पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, किस समय पढ़ाएंगे, ऑल दीज डिटेल्स. जो मेरा पोस्टर है या जो मेरी चीजें लिखी हुई थी, उसमें आपकी चीजें डालनी थी. मतलब डालनी क्या थी, आप मुझे से बता दीजिए तो मैं आई विल रिप्लेस. समझ में आ गया? जो आप कैसे रिप्लेस करेंगे, वो सारा फॉर्मेट मेरे पास है कि नहीं? आई हैव ऑल द फॉर्मेट. अच्छा, ये एक वन मोर क्वेश्चन सर. सर जब बच्चे को जो भी ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना होगा कि केवल स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही पढ़ाना होगा? एवरीथिंग इज ऑन यू. यू हैव टू डिसाइड मैं क्या पढ़ाऊंगी, कब पढ़ाऊंगी, किस समय पढ़ाऊंगी. इट्स ऑल ऑन यू. ठीक है? आपको क्या लगता है आप क्या पढ़ा सकते हैं, लेट मी नो. सो आई थिंक देन also will join. He will think about कि कौन सा मॉड्यूल कैसे क्या. जैसे 4-5 लोग हो जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट दिस ऑनलाइन थिंग. और जब हम लोग शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग जुड़ेंगे, राइट? ओके, आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट. मिस्टर अयान, वी कैन स्टार्ट नाउ. Yes, of course. तो सर स्लाइड का शेयरिंग का ऑप्शन दे दीजिए ना सर. You want 1 minute. Yes, permission given. You can start now. Thank you so much, sir.
क्या मेरी आवाज क्लियर है सभी लोगों तक? बिल्कुल क्लियर है। यस सर। ओके सर, ओके। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अपना नाम बताना चाहूंगा और अपना परिचय बताना चाहूंगा। मेरा नाम अयान मिश्रा और रहने वाला मोतिहारी का हूँ। और पढ़ाई पूरी करने के साथ मैंने नौकरी की मंगलायतन यूनिवर्सिटी में 4 सालों तक। वहाँ पे एक चीज थी कि नौकरी मैं कर रहा था, वहाँ पे पूरे बिहार झारखंड की मार्केटिंग हमें देखनी होती थी। सर भी जानते हैं, उसके साथ हमने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया, लेकिन वो बिजनेस का पार्टनरशिप में था, इस वजह से वो फ्लॉप हो गया, वो चल नहीं पाया। लेकिन वहाँ पे 4 साल तक नौकरी करने के बाद ये समझ में आया कि हम नौकरी से अपना जीवन यापन तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी लॉन्ग टर्म की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो कभी भी पूरा नहीं कर सकते। दूसरी चीज, नौकरी में एक चीज और था कि वहां पे थोड़ा सा किचकिच जो ज्यादा होता था और मार्केटिंग का काम हम लोगों का था, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। तो इन सब चीजों को लेते हुए हमने क्या किया कि नौकरी लगभग छोड़ दिया। 4 साल हो गए और आज 4 सालों से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज हमें दिखी है अपने बिजनेस में कि मेंटली फ्री हूँ मैं। 4 सालों में मैं मेंटली बिल्कुल फ्री हूँ और किसी का दबाव नहीं होता है कि कब कहाँ जा रहे हैं और कब क्यों कैसे कर रहे हैं, किसी का दबाव नहीं होता है। आज मैं आप लोगों से अगले 20-25 मिनट में मैं कुछ बातें आपसे करूंगा। आप देखिएगा ये चीज कहाँ तक आपके जीवन पे फिट बैठती है और इसमें कितनी सच्चाइयां हैं, ये भी आप फील करिएगा। हम कोई यहाँ लेक्चर देने नहीं आए हुए हैं, हम आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए आए हुए हैं। हो सकता है कि हम बीच बीच में बोलें कि आप चैट बॉक्स में जाकर यस या नो में टाइप करिए, तो ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, तो रिप्लाई करते रहिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सेशन को, जिसका सेशन का नाम है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज द की टू मेंटल पीस। और ये बात सही भी है। अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेबल हैं तो हमारा दिमाग शांत है। हकीकत बात यही है कि आज हिंदुस्तान में अगर हम देखें या किसी भी अर्थव्यवस्था में देखें, वहां पे लगभग, हिंदुस्तान की बात करता हूं मैं, हिंदुस्तान में हूं तो लगभग यहाँ पे 60% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। 60% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं और उन 60% में 90% लोग ऐसे हैं जो दिन में कमाते हैं तो रात में खाते हैं, और मतलब हैंड टू माउथ है, बिल्कुल ये वाली हालत है। तो हमारा आज का टॉपिक, इसीलिए हम लोगों ने निर्णय किया, हम लोगों ने सर से मेरी बात हुई, सर ने कहे, सर बोले कि एक बार फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर कुछ बताइए आप। हम कहे कि ओके। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज द की टू मेंटल पीस। अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो हमारा दिमाग शांत है और हम कुछ भी कर सकते हैं। और कहते हैं कि शांत दिमाग में अनम्यूट। एक कॉल आ गया था। तो शांत दिमाग में ही भगवान का वास होता है। तो इसी के ऊपर आज हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है। इस चीज को समझने का, देखने का प्रयास करिएगा। आने वाले 15-20 मिनट में मैं जो आपसे बातें करूंगा वो आपके लिए एक नॉलेज होगा। आने वाले 10 से 15 मिनट में मैं जो आपसे बातें करूंगा आप सभी के लिए ये एक नॉलेज होगा, और इस नॉलेज को अगर हम एक्शन में लेकर के आएंगे तभी इन बातों का रिजल्ट हमें मिल पाएगा। लगभग इस मीटिंग में अभी 4 से 5 लोग हैं, और 4 से 5 लोगों में अगर एक लोग भी अगर मेरी बात को ध्यान से सुन करके अगर चीजों को समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ दिया हुआ 40-45 मिनट हमारा सार्थक रहेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि नॉलेज तो मिल रहा है, लेकिन उसको एक्शन में लेकर के आएंगे तभी रिजल्ट मिल पाएगा। नहीं तो इस ज्ञान का कोई फायदा हमारे लिए फ्यूचर में ना आपके लिए होने वाला ना मेरे लिए होने वाला है। इसलिए यहाँ से जो भी बातें बताई जाए, एक बार 15-20 मिनट ध्यान से उस नॉलेज को गेन करिए। कहीं दिक्कत आती है तो फिर आप हमसे फोन कर लीजिएगा और उसको एक्शन में लेकर के आना है। उसको कुछ ना कुछ सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये 15-20 मिनट आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपसे पर्सनली टच हो, एक बार उस चीज को देखिएगा जरूर। अगर टच हो तो उस चीज को भागिएगा मत, उस चीज से टच हो तो एक बार उससे बात करिएगा। मतलब आज यहाँ से जो भी नॉलेज मिलने वाला है उस पर हम एक्शन लेंगे तभी जाकर रिजल्ट हमारे लिए मिल पाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम। हम सभी लोग अगर बचपन में चले जाएं, आज से मतलब आप बचपन में चले जाइए, अपने अपने बचपन में हम सभी लोग कुछ सपने देखा करते थे।
हम सभी लोग सपने देखा करते थे कि जब हम बड़े होंगे तो बस बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारी गाड़ियां होंगी, बहुत सारे घर होंगे, यहाँ जाएंगे घूमने, वहां जाएंगे घूमने, ये करेंगे वो करेंगे। क्या वो सपने अभी जिंदा हैं? मेरा एक ही चीज सवाल है, क्या वो सपने अभी जिंदा हैं या वो सपने मर गए? मेरा बस यही चीज है कि अगर वो सपने जिंदा हैं, अगर हम जिंदा हैं, तो वो सपने भी जिंदा होने चाहिए, क्योंकि सपने पूरे भी वही लोग करते हैं जो जिंदा होते हैं। और दूसरी चीज, सपने पूरे करना भी मानव का ही काम है, मानव ही सपने पूरे करता है। अगर मैं एक चीज आप लोगों से पूछूं कि मानव और पशु में क्या अंतर है, तो क्या आप लोग बता पाएंगे? आप लोग जरा चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि मानव और पशु में क्या अंतर है, कौन सा ऐसा काम है जो आदमी कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता है। एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, टाइप करके बताइए, मैं भी देखूं कि ऐसा कौन सा ऐसा काम है जो आदमी कर सकता है लेकिन जानवर नहीं कर सकता। थिंकिंग, क्या बात सर, गजब। थिंकिंग, थिंकिंग, क्या बात। थिंकिंग, सोच सकता है, मानव सोच सकता है, सही बात है। क्वेश्चनिंग, बिल्कुल, अंकित जी भी सही हैं, आप सब लोग सही हैं। हम लोग सोच सकते हैं, हम लोगों में ये सोचने की पावर भगवान द्वारा दी गई है। हम सोच सकते हैं, हम सोच करके अपने लाइफ को अंडरस्टैंडिंग, गजब, बहुत बढ़िया रुपेश सर। अंडरस्टैंडिंग सर एक बार जानवर में भी होती है, एक बार इस चीज को देखिएगा। आप किसी कुत्ते को देखिए, खरगोश को देखिए, आप बंदर को देखिए, उसमें 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 अंडरस्टैंडिंग बहुत गजब की होती है, वो आपकी बात को समझ सकता है। मोटिवेट, बहुत जबरदस्त नीलेश सर। ये चीज है कि अगर हम लोग किसी चीज को सोच सकते हैं तो हम मानव हैं, और सोच करके उस चीज पर कार्य कर सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं तो हम मानव हैं। और हमें भगवान ने अगर मानव बनाया है तो कुछ सोच करके ही बनाया होगा। अगर हम इंसान पैदा हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो भगवान ने सोचा होगा आपके लिए, हमारे लिए, निश्चित रूप से। हम सभी लोग अपने सपनों की जिंदगी हम जैसा जीना चाहते हैं वैसे जिए, न कि हम अपने जीवन को फाइनेंशियल आधार पर जिए। हमारा आज का सारा टॉपिक इसी बात पर होने वाला है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? आप में से बहुत से लोग सोच रहे हो कि सर ये कैसे हो पाएगा कि हमारे सपने तो इतने बड़े बड़े हैं सर, आखिर ये पूरे कैसे होंगे? आखिर ये पूरे हो क्यों नहीं पाते हैं? जरा इसको समझते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ गया है। अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग 1940 ईस्वी में जो घर, मैं यहाँ आम घर की बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई बहुत बड़े रईस घरों की बात नहीं हो रही है, ये मीडियम बोलते हैं वैसे लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनकी बात हो रही है। 1940 ईस्वी में जो घर 10 रुपए में चल जाता था, उसी घर को चलाने में 20 साल बाद 1960 ईस्वी में 100 रुपए का खर्च आने लगा। उसी घर को चलाने में 1980 रुपए में एक जीरो और बढ़ा, 1000 रुपए का खर्च बढ़ गया। आप देखिएगा, में से बहुत सारे लोग 2000 ईस्वी में जिनको होश होगा वो देखिएगा, 10,000 रुपए जिनके घर में 2000 ईस्वी में आते थे, वो लोग बड़े अच्छे से अपना जीवन यापन करते थे। मतलब ऐसा था कि मतलब अगर कमी नहीं थी, अगर उस समय कमी नहीं थी, दिक्कत नहीं होती थी, तो ये भी नहीं था कि हम रईसों वाली जिंदगी जीते थे 2000 ईस्वी में 10,000 रुपए। 2020 ईस्वी में 1 लाख रुपए जिस घर में आ रहे हैं, आज अपने आस पड़ोस, अपने घर में चेक करिए। अगर आप एक गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप एक अपना फैमिली मेंटेन कर रहे हैं अच्छे से, वो भी हाई क्लास नहीं, मिडिल क्लास फैमिली अगर मेंटेन कर रहे हैं, तो 2020 ईस्वी में 1 लाख रुपए चाहिए। अगर ये डेटा देखा जाए, ये कहावत है कि डेटा झूठ बोल सकता है, मतलब कहा जाता है कि अगर आपके घर में आपका बेटा है तो वो झूठ बोल सकता है, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। यहाँ पे देखा जाए, अगर आंकड़ा देखा जाए पिछले लगभग 60 से 80 सालों का, तो यहाँ पे एक चीज तो स्पष्ट आ रही है कि हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ जा रहा है। 2040 ईस्वी में फर्क इस बात से नहीं है कि अभी क्या है, फर्क इस बात से नहीं है, सारा फर्क इस बात से पड़ने वाला है कि 2040 ईस्वी में हम तो अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी पा रहे, इसलिए क्योंकि ये मिडिल क्लास का तमगा जो है वो हटने वाला नहीं है। 2020 ईस्वी में अगर घर में 1 लाख रुपए आ रहे हैं तब भी हम लोग मिडिल क्लास हैं। ये सरकार का जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है वो कहता है कि हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान में ओनली 2% लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है। ओनली 2%। आप सोच लीजिए 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, जिसमें मात्र 2% लोग ऐसे हैं जो महीने का 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। आप एज्यूम कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की हालत क्या है। जब सोचिए कि 2040 ईस्वी में ये आंकड़ा कहां जाने वाला है, 10 लाख रुपए प्रति महीने पे। आखिर कैसे कर पाएंगे अपने सपनों की जिंदगी पूरा? आखिर कौन सा ऐसा हम काम अभी कर रहे हैं या करने वाले हैं जिससे जिससे महीने का 10 लाख रुपए हम बना पाएंगे? आखिर ऐसा कोई रास्ता है? अगर रास्ता हो तो हमें भी बताइए, हम भी ऐसा रास्ता खोज रहे हैं कि 2040 ईस्वी तक मुझे महीने का 10 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि हमने कष्ट में जिया ये मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन है वो भी कष्ट में जिए, ये हम नहीं चाहते। आने वाली जो जनरेशन है वो भी कष्ट में जिए हमारे कारण, वो हम नहीं चाहते। अगर आपके पास कोई रास्ता हो तो जरूर बताइएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है दोस्तों, हकीकत यही है कि 2040 ईस्वी में 10 लाख रुपए चाहिए। आप नजर उठा करके देखिए, आज महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, इनकम बढ़ी है बेशक, अभी अभी किसी का कमेंट आया था कि इनकम भी बढ़ी है, लेकिन क्या इनकम वाकई उस रेस्पेक्ट में बढ़ रही है जिस रेस्पेक्ट में महंगाई बढ़ रही है? शायद नहीं। ये चीज मुझे पता चला कि 2000 जब मैं 2017 में जब मैं नौकरी कर रहा था, तो ये डेटा मुझे दिखाया गया। वहां पे एक चीज दिखाया गया कि आप जब यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ 35,000 रुपए की सैलरी मिल रही थी, या 35,000 की सैलरी आने वाले 20 साल भी अगर हम पूरा जिंदगी भर खटते रह जाएंगे तब भी वो 35,000 की नौकरी 3.5 लाख में कभी बदलने वाली नहीं है। अगर बदल जाती तो बताइए। वहां पे ये चीज दिखा कि कभी भी वो चीज पूरी नहीं हो सकती थी। इसीलिए मैंने साइड से कुछ करना शुरू किया, मैंने नौकरी के साथ में कुछ करना शुरू किया, और वो चीज मैंने क्या किया वो मैं आगे बताऊंगा आपको। मैंने बिजनेस से स्टार्ट किया, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि हम ऐसे जी रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन भी इसी कष्ट में जिए, ये हम बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। अगर हम आगे बात करें तो बात करें कि आखिर पैसा कितने तरीके से बनाया जा सकता है, इस धरती पर पैसा कितने तरीके से बन सकता है। तो दोस्तों, एक अमेरिका के बहुत ही बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हुए जिनका नाम हुआ रॉबर्ट कियोसाकी। उनकी बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, आप लोगों से बहुत कुछ उन्होंने पढ़ी होगी तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पढ़ी हैं तो उनकी किताबें जाके पढ़िएगा। ESBI का फॉर्मूला उन्होंने दिया। यही 4 तरीके हैं जिस तरीके से इस धरती पर पैसा बनता है, इसके अलावा और कोई 5वां तरीका नहीं हुआ, और मैं बताऊंगा कि कैसे। ये 4 तरीके ही हैं जिन तरीके से इस धरती पर पैसा क्रिएट होता है। अगर 5वां तरीका कोई है तो वो तरीका इलीगल है। आप देखिएगा, मैं बता रहा हूं कैसे। ESB और I, ये E फॉर क्या होता है? E फॉर का मतलब हो गया एम्प्लॉय, S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस, I फॉर इन्वेस्टर। ये 4 तरीके ही हैं, मैं बताऊंगा बिल्कुल सर, नीलेश सर, मैं निश्चित रूप से बताऊंगा आपको। ESB और I, ये 4 तरीके हैं जिन तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टर, यही 4 तरीके हैं जिन तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। ये 4 तरीके ही हैं। यहाँ देखिए ESB और I का फॉर्मूला दिया हुआ है। मतलब E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस, I फॉर इन्वेस्टर। आप देखिएगा यहाँ 2 पार्ट बटा हुआ है। एक पार्ट में कह रहा है कि ये एक्टिव इनकम, दूसरा कहता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब क्या हो गया कि जब तक हमारे पांव चल रहे हैं, जब तक हम खुद काम कर रहे हैं, तब तक हमारे पास पैसे आ रहे हैं। जब हमारे हाथ पांव चलने बंद, मतलब जैसा कोरोना आया, हाथ पांव चलना बंद, वैसे ही पैसा आना बंद। और ऐसा कोरोना की कोई गारंटी नहीं है कि कब आएगा, क्योंकि अब वो गोली बंदूक वाला युद्ध नहीं होने वाला दोस्तों। अब जो युद्ध होने वाला है वो इसी तरीके का युद्ध होगा। यकीन मानिए ये कि युद्ध ही है जो बड़े बड़े कंट्रीज द्वारा छेड़ा जा रहा है। ये एक युद्ध ही है जिसको शीत युद्ध का नाम कहा जाता है, कोल्ड वार। ये अब इसी तरीके से वॉर्स होंगे, अब उस तरीके से वार नहीं होगा कि गोली बंदूक चल रहा है, वो वाली वार अब होने बहुत कम होंगे। अब ये वार होंगे, और ऐसा कोरोना कई बार अभी आएगा।
उस समय जरा सोचिए, मैं बता रहा हूं कि यहाँ ई फॉर एम्प्लॉय मैं जब चारों को डिफाइन करता हूँ, ई फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लोग वो लोग होते हैं जो लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग एम्प्लॉय लोग होते हैं। और एम्प्लॉय के साथ एक चीज क्या होती है कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं किसी भी कंपनी में। और एक चीज इनके साथ क्या होती है कि ये जितना घंटा काम करेंगे उतना ही घंटे का पेमेंट ले सकते हैं। अगर इनको जरूरत 1 लाख रुपए की है और किसी कंपनी में जॉब खाली है 10,000 रुपए की, तो या तो ये 10,000 रुपए पे नौकरी करें या फिर ना करें। एक ही तरीका है, या तो नौकरी करें या ना करें। ये एम्प्लॉय लोग होते हैं, ये अपने काम के घंटे का पैसा लेते हैं। जितना घंटा काम करेंगे उतना उतने घंटे का पैसा इनको मिलेगा। फिर दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग वो लोग होते हैं जो किसी एक चीज में महारत हासिल कर लेते हैं, मतलब किसी चीज में टैलेंटेड। जैसे कोई फिजिक्स के टीचर हैं, कोई मैथ के टीचर हैं, कोई सीए है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई वकील है, कोई पंडित है, कोई मौलवी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो ऐसे सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में वो सभी लोग आते हैं जो लोग जिनके बगैर उनका काम नहीं चल सकता, जिनके बगैर उनका बिजनेस नहीं चल सकता, वो सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। बहुत सारे दुकानदार कहेंगे कि सर मैं बिजनेसमैन हूं, लेकिन क्या हकीकत वो बिजनेसमैन है? क्योंकि जब तक वो साहब जाके शटर नहीं उठा रहे हैं तब और दुकान पे बैठ नहीं रहे तब तक पैसा नहीं आएगा उनके पास। लेकिन अगर ऐसा है कि शटर जाके उनके लिए कोई और उठाता है और उसके बावजूद पैसा आता है, वो नहीं जाए दुकान पर 6 महीना तभी पैसा आता है, तो वो बिजनेसमैन कह सकते हैं अपने आप को। लेकिन अगर आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होता है क्या है कि एक डॉक्टर के नाम पे आप इलाहाबाद, कोलकाता चले जाते हैं और जब तक उस नाम का डॉक्टर आके इलाज नहीं कर देता तब तक आपका संतुष्टि नहीं होता। ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं डॉक्टर, क्योंकि जब तक वो काम पर जाएंगे नहीं तब तक पैसा उनके पास आएगा नहीं। ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। फिर आते हैं बिजनेसमैन। अच्छा, तो यहाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया, एम्प्लॉय लोग अपने लिए अपने पैसे के लिए खुद काम करते हैं। एम्प्लॉय लोगों को खुद के मेहनत का पैसा मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, जैसे कोई बड़ा डॉक्टर है तो एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं और हॉस्पिटल खोल करके वो क्या कर सकते हैं, 4-5 जूनियर डॉक्टर्स को रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें काम पर जाना पड़ सकता है। कोई बड़ा वकील है तो क्या करेंगे, 4-5 वकीलों को रख लेंगे अपने साथ, तो क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड बन गए। मतलब ये इनकी टीम में, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की टीम में 1 से 50 लोग तक हो सकते हैं और 50 लोगों से ये कुछ कमीशन कमा सकते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। फिर आते हैं बिजनेसमैन, ये बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर लोग कौन होते हैं, जिनके लिए 500 से ज्यादा लोग जिनके लिए काम कर रहे हैं, वो लोग बिजनेस ओनर्स आप कह सकते हैं। जिनके साथ या जिनके लिए 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो लोग बिजनेस ओनर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो। हालांकि इस पर बहुत एक गहन विषय है और इस पर 4 किताबें लिखी जा चुकी हैं। बिजनेस ओनर्स वैसे लोग जिनके लिए 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये लोग एक सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम बनाने में अपना सारा एनर्जी, सारा सब कुछ लगा देंगे उस सिस्टम को डेवलप करने में। जैसे 2016 ईस्वी में जियो लॉन्च हुआ, ये हम सभी लोग जानते हैं। उस समय हम भी मुजफ्फरपुर में रहते थे, अघोरिया बाजार पे। 2016 में जियो लॉन्च हुआ, और लेकिन 2012 में जब मैं पटना गया था तो वहां पे जियो का काम चल रहा था। पटना में जियो की फाइबर लाइन 2012 में बिछाई जा रही थी, रोड के किनारे वहां लगी हुई थी 2012 में। वहां हमने पूछा कि ये किस चीज का काम चल रहा है, वो बोला जियो का। हम सोचे क्या जियो मरो। सोचिए 2012 में कोई जियो नाम लेता है तो क्या आप कभी इमेजिन कर पाते कि इसका काम भी चल रहा है। मतलब जब हम 1G या 2G में जी रहे हैं तब वो आदमी 4G का सोच रहा है। बस सोचिए, ये होते हैं बिजनेस ओनर्स। आने वाले 5 साल 7 साल बाद का सोचते हैं, ये बिजनेस ओनर्स होते हैं। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने फाइबर लाइन बिछा दी, और फाइबर लाइन बिछा करके आज जियो देखिए सबसे बड़ा मार्केट लीडर बन चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है अगर कि मुकेश अंबानी जियो का नेटवर्क पकड़ के बैठते हैं तभी नेटवर्क आता है, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, कहां से कितना पैसा लेना है, कितना पैसा जाना है, कितना पैसा आना है, कितना पैसा कहां जाएगा, ये सब का एक सिस्टम बना हुआ है। और इस सिस्टम को डेवलप करने में 5 से 7 साल लगे। इन्वेस्टमेंट लगा, एनर्जी लगा, सब कुछ लगा। 5 से 7 साल तक कुछ आया नहीं था, लेकिन जब आना शुरू हुआ तो कहानी आपसे छुपी नहीं है। 25% रेट बढ़ गया तब भी लोग
जियो कस्टमर छोड़ के जाने वाले नहीं है। मैं जियो का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। ये बिजनेस ओनर्स हैं, ये बिजनेस ओनर की मेंटलिटी है। और मैं बात करूं इन्वेस्टर की, इन्वेस्टर्स लोग वो लोग होते हैं जो पैसे से पैसा कमाते हैं, जैसे शेयर मार्केट में, जैसे किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करके। जैसे एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने क्या किया है कि पटना के अंदर जो स्टूडेंट्स का इलाका है वहां पर उन्होंने क्या किया है कि एक बहुत बड़ा सा एक मकान बना दिया है लॉज टाइप का, और 200 मकान है उसमें, और हर रूम से 2000 रुपए किराया आता है। सोचिए 4 लाख रुपए प्रति महीने आते हैं, पैसा चारों कमा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कोरोना अगर फिर से आ जाए तो किस साइड में पैसा आता रहेगा सर, एक्टिव वाले में या पैसिव वाले में? एक्टिव वाले में आएगा या पैसिव वाले में आएगा? आप एक बार ऐसा टाइप करके बताइए कि किधर आएगा, एक्टिव वाले में आएगा या पैसिव वाले में आएगा? ऐसा कोरोना अगर आ जाए तो एक्टिव वाले में पैसा आता रहेगा या पैसिव वाले में आता रहेगा? आप बताइए, किधर सिक्योरिटी ज्यादा है? सोचने वाला विषय है। अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो वेल्थ, यस पैसिव, धीरज, यस धीरज सर, बहुत शानदार सर, पैसिव वाले में जबरदस्त, बहुत बढ़िया अंकित सर। अगर हम वेल्थ की बात करें, पूरे हिंदुस्तान के वेल्थ की अगर मैं बात करूं तो वेल्थ मतलब अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का मात्र 5% वेल्थ, मतलब 5% अगर हिंदुस्तान के सारे पैसे को अगर एक जगह एकत्रित किया जाए, हिंदुस्तान के सारे पैसे को अगर एक जगह एकत्रित किया जाए तो मात्र 5% पैसा, मात्र 5% पैसा निकलेगा एक्टिव इनकम वालों के पास से। यकीन मानिए, मात्र 5% पैसा एक्टिव इनकम वाले जितने लोग हैं उन लोगों के जेब से, उन लोगों के बैंक अकाउंट से, उन लोगों के घरों से निकलेगा। यस सर, मात्र 5% पैसा निकलेगा, मात्र 5% पैसा निकलेगा एक्टिव इनकम वालों से, और पैसिव इनकम वालों से 95% पैसा निकलेगा। और एक और हकीकत है कि हिंदुस्तान की 95% आबादी एक्टिव इनकम की ओर रहती है, एक्टिव इनकम करती है। उनके इनकम का मेन जरिया ही एक्टिव इनकम है। हिंदुस्तान के 95% आबादी एक्टिव इनकम के सोर्स से अपना पैसा कमाती है, और हिंदुस्तान के मात्र 5% लोग पैसिव इनकम के सोर्स से अपना पैसा कमाते हैं। अगर आप यकीन कर पा रहे हैं तो ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हकीकत है। क्यों? मैं एक डाटा दूंगा आपको, ये आपको अंदाजा लग जाएगा। जरा सोचिए कि इसी कोरोना पीरियड में बहुत सारे एक्टिव इनकम वाले लोगों के घरों में खाने पर आफत हो गया था, और यहीं पे रतन टाटा जी 1500 करोड़ दान दे रहे थे, उनके सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1500 करोड़, आप यकीन कर सकते हैं, 1500 करोड़ रतन टाटा जी ने दान दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर 15,000 रुपए मात्र अगर एक्टिव इनकम वालों के जेब से गिर जाए, अगर हम लोगों के जेब से गिर जाए 15,000 रुपए, तो हालत ये होगी कि 2 दिन खाना अंदर नहीं जाएगा सर। ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि जहां समुंदर से अगर 2 बाल्टी पानी निकल भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इधर आप देख लीजिए कि हम लोग किधर जी रहे हैं। जितना काट मार होगा वो सब इधर ही होता है एक्टिव इनकम वालों में। जितना दंगा फसाद, जितनी सारी चीजें होंगी वो इधर ही होगा, कोर्ट केस, सारी चीजें इधर ही होंगी, पैसे की जितनी लड़ाइयां होंगी वो इधर ही होंगी। इधर पैसे की कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि अथाह समुंदर है। जिस दिन ये मुझे पता चला था उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि भले ही जीते जी एक्टिव इनकम की ओर रहूं, लेकिन मरते दम तक पैसिव इनकम में पहुंच ही जाऊंगा। ये मैंने डिसाइड किया था उसी समय कि ये पैसिव इनकम की ओर ही जाना है, और पैसिव इनकम की ओर ही जाना है। ये चीज मैंने डिसाइड किया था उसी समय। आखिर पैसिव इनकम में जाने में क्या क्या चीजें हैं? पैसिव इनकम में जाने में मैं बात कर रहा हूं, पैसिव इनकम में जाने में आखिर क्या क्या चीजें काम करती हैं? पैसिव इनकम जाने के लिए आपको या तो एक बिजनेस अपना बिल्ड करना होगा। हाँ, एक चीज और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी लोग हैं, इसको ये मत समझिएगा कि मैं आपको आपके बिजनेस, आपके वर्क से मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूँ कि हम जो कर रहे हैं उसको करते रहें, और साथ में हमें एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की ओर जरूर जाना होगा। हम जो कर रहे हैं वो करते रहें। अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, अगर हम किसी को समाज सेवा कर रहे हैं, अगर हम जो कर रहे हैं हम करते रहें, लेकिन एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए।
क्योंकि सपनों की जिंदगी जीने के लिए जीवन एक ही मिला है, दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, दोबारा क्या मिलेगा ये मुझे नहीं पता, और दोबारा किसको विश्वास है कि इस धरती पे आएंगे मुझे नहीं पता। सपनों का जीवन जीने के लिए यही एक जिंदगी मिली है, दोबारा नहीं मिलने वाला। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन हमें, आप जो कर रहे हैं सो करते रहिए, पार्ट टाइम या फुल टाइम में हमें एक्टिव से पैसिव इनकम की ओर जाने की ओर सोचना जरूर है। एक्टिव से पैसिव जाने के लिए हमें करना क्या होगा? हमारे पास या तो कोई एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जिससे हम अपना एक बिजनेस बिल्ड कर सकें। मेक एंड बिल्ड योर ऑन बिजनेस। हमें कोई ना कोई अपना एक आइडिया होना चाहिए जिस आइडिया पर के दम पर हम अपना बिजनेस बिल्ड कर सकें। अगर कोई आइडिया नहीं आ रहा है, कोई भी एक ज्वलंत आइडिया नहीं आ रहा है दिमाग में, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी भी रेप्यूटेड ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले लीजिए। किसी भी रेप्यूटेड ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले लीजिए। वहां पे जब जाएंगे, फ्रेंचाइजी लेंगे, तो फ्रेंचाइजी लेकर के भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेकर के भी आप एक्टिव से पैसिव में आ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी आप जाकर के बिजनेस को कर सकते हैं। शेयर मार्केट में लोग पैसा कमाते हैं। चौथा है नेटवर्क मार्केटिंग। एक बना बनाया सिस्टम मिल जाता है, और इसका फायदा यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, हालांकि बहुत बदनाम है हिंदुस्तान में, लेकिन एक हकीकत है कि अमेरिका के 63% करोड़पति जो निकलते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग से निकलते हैं। जरा सोचिए कि यहाँ से लोग अमेरिका जाते हैं कमाने के लिए, और 63% जो वहां से पॉपुलेशन जो करोड़पति निकलती है, मिलेनियर, वो निकलती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों के अलावा 5वां तरीका मुझे नहीं पता जो एक्टिव से पैसिव की ओर जाता हो। ये 4 तरीकों में देखते हैं जरा सा प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसके बारे में जरा बात करते हैं कि फर्स्ट 3 बिजनेसेस, मतलब फर्स्ट 3 बिजनेसेस का मतलब क्या हो गया? मेक एंड बिल्ड योर ऑन बिजनेस। आप अपना बिजनेस बिल्ड करिए, आप अपना एक आइडिया लाइए, उससे बिजनेस बिल्ड करिए। टेक फ्रेंचाइजी ऑफ रेप्यूटेड ब्रांड। आप कोई किसी ब्रांड का फ्रेंचाइजी लीजिए और शेयर मार्केट में जाइए। इन तीनों में क्या चीजें हैं? इन तीनों का एक सबसे मतलब इसका ये 5 चीजें क्या क्या है? ये 5 चीजें उसमें लगेंगी ही लगेंगी। उसमें क्या है? हाई इन्वेस्टमेंट। आपका पैसा चाहिए, पैसे के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। इन फर्स्ट 3 में 1, 2 और 3, आप ध्यान दीजिएगा, 1, 2 और 3 में पैसे के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। दूसरा चीज, जहां पैसा लगता है वहां रिस्क होता है। जहां पैसा लगेगा वहां रिस्क होगा। तीसरा चीज, फुल टाइम। आपको वहां फुल टाइम देना होगा। बगैर फुल टाइम के वो तीनों चीज होंगी नहीं। चौथा चीज, जब इन तीनों से जब आप निकलेंगे, तब चौथी चीज आएगी आपके पास, कंपटीशन। कंपटीशन होगा आपके पास, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में उस चीज को सोच करके बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन फेस करेंगे, और इन चारों के लिए चाहिए आपको नॉलेज, ज्ञान। उस पर्टिकुलर चीज का डेप्थ नॉलेज चाहिए। हैंड होल्डिंग करने वाला, हकीकत में किसी भी बिजनेस में स्टार्ट कर, आप कोई भी मार्केट का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, आपका हैंड होल्डिंग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई भी हैंड होल्डिंग करने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आपको बहुत सारे एसएससी का तैयारी कराने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक बिजनेस जाके कहिए कि सर मुझे बिजनेस खड़ा करना है, आपको हैंड होल्डिंग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको बिजनेस के बारे में सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज ये हमारे हिंदुस्तान के हालात हैं। अगर हैं तो चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे विवेक बिंद्रा सर हैं, सिखाते हैं सारे बिजनेसेस के, सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन जाके देखिएगा चार्जेस 50,000, 60,000, 70,000 चार्जेस हैं। शायद एक मिडिल क्लास फैमिली पे नहीं कर पाती है। अगर मैं चौथी चीज के बारे में बात करूं, चौथी चीज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं बात करूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ 2 ही चीज लगती है। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 ही चीज लगती है। एक चीज है नॉलेज, दूसरा है बर्निंग डिजायर। इन 5 चीजों में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन 5 चीजों में 2 चीज ही लगती है। यहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरी नहीं है, और यहाँ फुल टाइम देने की जरूरी नहीं है। यहाँ एक चीज चाहिए जिसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वो चीज है नॉलेज। सही नॉलेज अगर आपके पास है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। दूसरी चीज, बर्निंग डिजायर। एक आपके पास एक ऐसा आग, एक ऐसा करते हैं ना, कुछ करने का सपना लिए हुए अगर आप आए हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ करने का एक सपना नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप नहीं सफल हो पाएंगे। इसकी कुछ खासियत है, वो है कि नो रिस्क। इसमें आपका कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में।
कोई रिस्क नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, और यहाँ कोई भी बॉस भी नहीं होता। ना कोई रिस्क होता है, ना कोई लॉस होता है, ना कोई बॉस होता है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि इस बिजनेस को आप अपने समय में, आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को आप अपने घर से अपने समय में शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि बिजनेस के जितना मजा आप लेना चाहते हैं वो सारे मजे नेटवर्क मार्केटिंग में मिल जाते हैं आपको। लेकिन ये दो चीजें बहुत हाई लेवल पे चाहिए होती हैं, एक नॉलेज, दूसरा बर्निंग डिजायर। और जो मैं बता रहा था कि नॉलेज आपको, अगर आप मार्केट का कोई भी बिजनेस उठाए कर लीजिए, आपको हैंड होल्डिंग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में फायदा क्या है कि हैंड होल्डिंग करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग आपका हैंड होल्डिंग करते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ लग के काम करते हैं। इस बिजनेस की खूबसूरती है। इस बिजनेस के बारे में और भी अगर जानना चाहते हैं, या फिर बिजनेस या फाइनेंस से संबंधित और भी चीज अगर जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बहुत कम से हमने कवर किया। ये अगर इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो संपर्क जरूर करिएगा। सबके पास मेरा नंबर है और ग्रुप में भी हम सभी लोग जुड़े हुए हैं ही। तो ये रहा आज का हमारा जबरदस्त टॉपिक, और इसके बारे में मैं बात कर रहा था, हम सभी लोग हम बात कर रहे थे, और बहुत जबरदस्त टॉपिक है और इसके बारे में हम सभी लोगों को जानना चाहिए। और एक बात सोचने की आवश्यकता है इन सभी के ऊपर, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं तो काम कर रहे हैं, और सीधा सा एक फंडा है कि पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ना कोई समाज सेवा हम लोग कर रहे हैं, और ना कोई समाज सेवा हम लोग आने वाले फ्यूचर में करने वाले हैं। तो अगर पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हम सभी लोगों के पास होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और धीरज सर का एक बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मंच दिया ताकि मैं अपने विचारों को साझा कर सकूं। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अयन। और मेरा ये मानना है कि जो इन्होंने बताया कि भाई अपने काम के साथ साथ एक पैसिव इनकम आप खड़ा कीजिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या दिखती है कि आप जब अपना काम करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक आपकी जो पर्सनालिटी है वो इतना ग्रूम होती है कि आप कितने ज्यादा ऑडियंस सामने क्यों ना खड़े हो, कितनी बड़ी मीटिंग क्यों ना हो, आप बड़े बेखौफ होकर के वहां पे जाके अपनी बातों को रख सकते हैं। तो पैसे के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को भी इंप्रूव करने में ये पैसिव इनकम का जो भी आप जरिया आप चूज करते हैं, इजी टफ जो भी करते हैं, वो आपको बहुत फायदा करता है। अंकित, कुछ सवाल है आपके पास? Yes, I think I am the youngest one of all of them. So I have a question. So I have thinking that I have just completed 18. So I think that there is a four, according to Aryan sir, there is a four: employed, self-employed, or business and investor. So according to which that I have read a lot of books. I have read like Physiology of Money and a lot of books. According to that, I feel that in a life, money is a important tool, like a fuel. In a car, fuel is a very important part. That's so I feel that कि सर अगर हम लोग अगर लाइफ में पैसा कमाना है तो सर सबसे पहले सर अगर सबसे इजीएस्ट वे जो है आई थिंक कि एम्प्लॉयड। सर अगर हम लोग कहीं एम्प्लॉयमेंट करते हैं सर हम लोग ऐसा जगह पे एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिच करियर जहाँ से हम लोग कुछ सीख सके एंड मनी ऑल्सो अर्न। और हम लोग सर इन्वेस्टमेंट साइड में सर शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर अगर हम लोग के पास ऑप्शन है कि अपना पैसा किसी ऐसे इंसान को हैंडल करने के लिए दे सके जो हमसे बेहतर हो, जैसे कि रिलायंस को दे सकते हैं सीईओ, जो उसके जो सीईओ है मुकेश अंबानी, जो 2002 से अपने कंपनी को चला रहे हैं और उसका कंपनी का वेल्थ बढ़ा है, कभी घटा नहीं है। मतलब अपन्स डाउन इन अ लॉन्ग टर्म, आई एम टॉकिंग टू लॉन्ग टर्म नॉट अ शॉर्ट टर्म। इन अ शेयर मार्केट इफ यू वांट टू गो फॉर अ शॉर्ट टर्म there is a high risk, but whenever we go for a long term like HDFC Bank, I have a listen about that HDFC Bank has doubled their money in a 4 year I think. So we can go for 4 of them. First is going to self-employed business and investor. If we go for 4 of all, then it is easy to earn money I think. So not go for one. I think कि अगर employment किए तो self employed नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं करा। आई थिंक अगर एक साथ चारों करे तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम लोग दिन भर जॉब ही कर रहे हैं, जैसे जॉब करके टाइम मिला तो उसमें अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं, और जो पैसा बचा है जॉब से और बिजनेस करने के बाद तो उसको ऐसे ही बैंक में पड़े रहने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे, नहीं कहीं तो कम से कम एफडी में, क्योंकि आई थिंक इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है। और अगर जैसा कि हम लोग देखें इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 5 to 6% के रेट से, अगर हम लोग कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं